हेलो, नमस्ते। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ICIS में, इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। कल हम लोगों ने लेक्चर 2 तक हमने आवेश के कुछ गुणधर्मों को जाना था और आज हम आवेश के कुछ नए गुणधर्मों को जानेंगे जिन्हें हम तो पढ़ चुके हैं हम पहले से, लेकिन उनके नियम के बारे में नहीं पता है हमें। तो आज कुछ नए नए नियमों को देखेंगे हम लोग। तो आवेशों के नए नए नियम जानेंगे आज। हाँ, तो सबसे पहला नियम है आवेशों की योज्यता। आवेश का गुण है ये, आवेशों के गुणधर्म के अंतर्गत आता है। क्या आता है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। योज्यता से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि योग का बात हो रही है, योग की बात हो रही है, जोड़ की बात हो रही है। किसी चीज़ को जोड़ने से यहाँ लिया जा रहा है। तो जोड़ना तो सबको आता ही है, माहिर हो सब लोग। तो आवेशों की जो योज्यता होती है, इसका मतलब होता है कि सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक जितने आवेश होते होंगे सबका बीजगणितीय योग किया जाता है। अब बीजगणितीय योग इसलिए किया जाता है क्योंकि आवेश अदिश राशि है। तो एक पॉइंट बना यहाँ पे कि आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, इसीलिए वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था आवेश कैसी राशि है। यहाँ पे आंसर बन रहा है इसका, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है? केवल परिमाण, क्या नहीं चाहिए? दिशा नहीं। आवेशों की योज्यता बोलती है कि जो आवेश एक अदिश राशि है तो आवेशों की योज्यता के अनुसार इनका सदिश बीजगणितीय योग किया जाए, इनका बीजगणितीय योग किया जाएगा। और बीजगणितीय योग कब किया जाता है? जब कोई राशि अदिश होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे आवेश अदिश राशि है तथा आवेशों के सभी ऋणात्मक एवं यहाँ पे हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। और आवेशों की योज्यता का नियम बोलता है कि आवेशों के समस्त धनात्मक, आवेशों के समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों, कैसे आवेशों? धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों, कैसे आवेशों? धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग होता है। अब बीजगणितीय योग एक लाइन खींचने वाली, मतलब अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है कि यहाँ आवेशों का बीजगणितीय योग ही क्यों हो रहा है। आवेशों का बीजगणितीय योग मतलब जैसे गिनती की योग किया जाता है, बीजगणित रूप से योग किया जाता है, वैसे आवेशों का भी योग किया जाएगा। जैसे मान लो एक बाल्टी है या फिर कोई एक बर्तन है, एक कोई आवेश संग्रह करने के लिए दिया गया है हमें। हम इधर से इसमें 10 माइक्रो कूलाम का आवेश प्लस में डाल देते हैं, 10 कूलाम का आवेश। ऊपर से हम इसमें -5 माइक्रो कूलाम का आवेश 5 कूलाम का आवेश डाल देते हैं। और इधर से हम इसमें 6 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। अब इस बर्तन में कुल कितना आवेश होगा? तो इस बर्तन में कुल आवेश बराबर, जल्दी से बताओ, सदिश बीजगणित योग हो रहा है, इसका मतलब सिंबल के साथ योग होगा। +10 कूलाम प्लस -5 कूलाम प्लस 6 कूलाम, इतना। तो 10 6 16, 16 में से 5 गया, पहले 16 -5 कूलाम, 16 - 5 कितना होगा? 11 कूलाम आवेश, वो भी धन का। मतलब इस टोटल बर्तन में कितना आवेश आएगा?
11 कूलाम। तो यही हो बोलता है आवेशों की योज्यता का नियम कि यदि किसी आवेश हो, कोई आवेश हो, 2 3 आवेश 4 आवेश जो भी दिए गए हों, उनके समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है वो योग करके बीजगणित रूप से निकाल लिया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, तो इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा। और ऐसे ही अगर कोई और अन्य बर्तन हो, मान लो ऐसा कुछ हो और इसमें आवेश डाला जा रहा हो, मान लो 4 कूलाम माइनस का 5 कूलाम माइनस का 6 कूलाम 10 कूलाम, तो इनका भी कुल आवेश जो होगा क्या होगा, कुल आवेश जो होगा 10 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4, 10 6 5 11 4 15, 10 में से 15 गया, -5 कूलाम आवेश आएगा। ठीक है, इतना होता है। तो ये आवेशों की योज्यता का नियम था, एक बार नोट कर लीजिए, फिर से बताते हैं। इसको मिटा दें, एक बार और समझ लीजिए कि आवेशों के गुणधर्म में एक गुणधर्म आता है आवेशों की योज्यता, अर्थात आवेशों का योग। जैसे 5 5 10 जोड़ देते हो, 10 6 16 जोड़ देते हो, या फिर 10 माइनस 5 5 हो जाता है, घटा देते हो, प्लस का सिंबल लगा हो फिर भी प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है प्लस माइनस माइनस। तो फिर आवेशों के समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है, आवेशों के समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के जो बीजगणितीय योग होते हैं, इनका बीजगणितीय योग किया ही जाता है। तो बीजगणितीय योग करने पर ये राशि हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब कोई आवेश का मान निकालना हुआ, सदिश बीजगणितीय मतलब बीजगणितीय योग कर देंगे, अर्थात इनमें केवल परिमाण चाहिए, हमें परिमाण दे दिया हमने, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है कि 11 कूलाम आवेश या किलोमीटर उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे -+11 कूलाम आंसर आया, यहाँ पे -5 कूलाम आंसर आया। तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि आवेश धनात्मक हुआ तो क्यों हुआ और ऋणात्मक हुआ तो क्यों हुआ, और आकर्षण प्रतिकर्षण की जो घटना होती है कैसे घटित होती है। तो इसको मिटा रहे हैं। पहले दूसरा गुणधर्म जान लेते हैं आवेश का, उसके बाद अन्य गुणधर्मों के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद उस प्रयोग को देखेंगे। दूसरा नियम आता है आवेशों का संरक्षण। क्या आता है? आवेशों का संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं इसको। जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हो कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश भी होता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसका बीजगणितीय योग किया जाए, उधर वाले का बीजगणितीय योग किया जाए, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे। जैसे तो लिख सकते हैं इसको कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब ये संरक्षित रहता है का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे संरक्षित रहने का क्या मतलब है बे चाचा? समझाओ जरा, ऐसा बोलो, फिर समझाएं, शुरू करें समझाना। तुमको तो समझाना है अगर कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है, कैसे समझाएंगे? हमें नहीं पता है, तुम्हें पता है? बता दो कमेंट बॉक्स में तुरंत। लेकिन हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो हम ही बता देते हैं तुमको, पहली बार पढ़ रहे हो। तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गोला था, 2 गोला था बराबर। ये संपर्क से पहले की स्थिति है। संपर्क से पहले, संपर्क से पहले इस पर 10 माइक्रो कूलाम आवेश था प्लस का, और इस पर -2 माइक्रो कूलाम आवेश था। हाँ, फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है कि संपर्क कराने पर, संपर्क कराने पर क्या हुआ? ऐसे संपर्क करा दिया गया तो ये आवेश दोनों वितरित हो जाएगा। इसका मतलब 10 और 2 जो होगा, अब संपर्क कराएंगे तो दोनों में आवेश वितरण होगा।
आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये 10 है और ये -2 है, 10 - 2 कितना होगा? तो यहाँ आवेश इस वाले में जो आएगा x मान लेते हैं और इसका जो आवेश आएगा वो भी x आएगा। तो इनका बीजगणितीय योग बराबर होगा, यानी कि आवेश संरक्षित रहता है। तो 10 - 2 बराबर x, ऐसा नहीं लिखते हैं, 10 + -2 = x + x, 2x = 8, x = 4। इसका मतलब क्या है कि दोनों में आवेशों में 4-4 कूलाम आवेश आ गया है, 4-4 माइक्रो कूलाम आवेश आ गया है। तो संपर्क से पहले की बात और संपर्क कराने पर, और ये संपर्क के बाद की स्थिति है। कौन सी स्थिति? संपर्क के बाद। क्या स्थिति बनी संपर्क के बाद? ऐसे ऐसे हो गए, इस पे यक्स आ गया, इस पे छोड़ दो यक्स। संपर्क करते समय भी यक्स यक्स ही हुआ था और यहाँ पे भी यक्स यक्स आ गया है। अब इसमें कितना बचा? 4 माइक्रो कूलाम, और इसमें कितना बचा? 4 माइक्रो कूलाम। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश है, यहाँ भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश है। ठीक है, वहाँ भी 4 माइक्रो कूलाम, यहाँ भी 4 है माइक्रो कूलाम। तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना आवेश पहले था उतना आवेश का योग बराबर होगा। मतलब इस आवेश को जोड़ लिया जाए, फिर इस आवेश को जोड़ लिया जाए, दोनों आपस में सदैव बराबर होंगे, क्योंकि संपर्क से पहले और संपर्क करने के बाद दोनों गोले तो उतने ही साइज के हैं। ये स्थिति कब लागू होती है? ये स्थिति तब लागू होती है जब गोले समान आकार के हों। गोले क्या हों? समान आकार के हों। आवेश चाहे कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, गोले समान आकार के होने चाहिए। तो ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। और इसके बाद टॉपिक आता है कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं, समय पर निर्भर करता है या नहीं। उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम हो गया, आवेश की योज्यता हो गया। अब जान लेते हैं आवेशदर्शी क्या होता है। नोट कर लीजिए 2 मिनट में, पॉज करके नोट कर लीजिए। आवेशदर्शी के बारे में जानने से पहले वो प्रयोग करेंगे हम लोग, जिससे आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है ये पता चलता है। उस प्रयोग को सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग में एक कांच की छड़ लेते हैं, ऐसे इस कांच की छड़ के सामने एक और छड़ ऐसे लटका देते हैं। कांच की छड़ समान छड़ है, ये भी वही छड़ है, ये भी उसी की छड़ है, दोनों कांच की छड़ हैं। और इन दोनों को रगड़ दिया जाता है। किससे रगड़ेंगे? रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर अब ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। कितनी अच्छी बात थी इसके लिए कि ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, मतलब दोनों में विकर्षण होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। अब समझ में आ रहा होगा कि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी कांच ही है। ये क्या है? कांच है, और ये भी कांच ही है। रगड़ा भी समान चीज से गया है कि रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया है, और रगड़ने के पश्चात ये दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर कांच एक ही है, उतने ही साइज का है, मतलब आवेश भी समान होगा दोनों पर।
रगड़ा एक चीज़ से जा रहा है, इसका मतलब आवेश समान तरीके से उत्पन्न हो रहा होगा। और जब आवेश समान तरीके से समान आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया। अब इसको लटका देते हैं थोड़ा सा हम, ताकि अच्छा लगे। और यहीं दूसरी ओर लेते हैं एक और प्रयोग के लिए, ऐसे ही कांच की छड़। ऐसे एक कांच की छड़ लेंगे और एक दूसरी कांच की छड़ लेंगे। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। किस कपड़े से? रेशम के। इस कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे? रेशम के कपड़े से। और इस कांच को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे। घर पे प्रयोग कर सकते हो, बिल्ली को बुला के, मौसी वो प्रयोग करना था, जरा रगड़ने दो। तो बोलेगी आओ थोड़ा सा बिस्किट खिलाओ, दूध पिलाओ, रगड़ के जाओ, प्रयोग कंप्लीट तुम्हारा। तो बिल्ली की खाल, किससे? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल को जब इसमें रगड़ोगे तो इसमें ये देखो चेंज हो गया, रेशम का कपड़ा था, ये बिल्ली की खाल थी। और ये दोनों मौसी के पास जाके इसको रगड़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा। जब बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो ये एक दूसरे से आकर्षण करने लगेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन है, इसमें आवेश दूसरा होगा, यहाँ पे दूसरा। तो इसका मतलब जो समान आवेश विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षण करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध होता है कि विपरीत आवेश, कौन से आवेश? विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो अब साफ हो गया है कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रतिकर्षण दिखाएगा। माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कितनी अमेजिंग बात हो गई कि हम लोग जिसको प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण रट रहे थे, वो चीज़ हमें प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गई कि प्लस प्लस द्वारा प्रतिकर्षण हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे समान है, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। और यहाँ पे एक बार रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है एक को, दूसरे को बिल्ली की खाल से, फर से, ऊन से, जिससे चाहो उससे रगड़ सकते हो। दूसरा आवेश बन जाएगा और हमारा क्या होगा? विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा, यानी कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को ओर। जैसे चुंबक चिपका लेता है, उल्टा का ध्रुव उल्टा हो तो, और सीधा ध्रुव हो तो आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। तो ये आवेशों के गुणधर्म में इनका एक प्रयोग के द्वारा हम समझ चुके हैं कि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण करेगा और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। प्लस माइनस प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेशम के कपड़े को जब कांच से रगड़ा और दूसरे कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उनमें एक समान आवेश उत्पन्न हुआ और वहाँ पे हमें प्रतिकर्षण देखने को मिला। तथा जब दूसरे यही प्रयोग दोबारा दोहराया गया और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा गया, एक कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और दूसरे कांच को बिल्ली मौसी खाल से रगड़ा गया। बिल्ली को बुलाया गया, उसको रगड़ा गया, दूध पिलाया गया उसको थोड़ा सा, फिर रगड़ दिया गया। रगड़ने के बाद या फिर फर से भी रगड़ सकते हैं, ऊन से भी रगड़ सकते हैं, चमड़े से रगड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रगड़ने के बाद जब विपरीत आवेश, इसमें दोनों में अलग अलग आवेश आया तो विपरीत आवेश द्वारा आकर्षण की शक्ति पाई गई। या अर्थात प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों में आकर्षण होगा, तथा प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अब बोर्ड्स में आता नहीं है, कभी आया नहीं है आवेशदर्शी के बारे में। इसके पश्चात हम लोग आवेश देखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, वो वस्तु आवेशित है या नहीं है, वो प्रतिकर्षण कर रही है या आकर्षण कर रही है, इसको तो ज्ञात यहाँ से हो जाता है। और आवेशदर्शी क्या बताता है? आवेशदर्शी ये बताता है कि वो वस्तु उदासीन है या आवेशित है, दो ही चीज़ बताती है। ध्यान रखना, वो धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश का ज्ञान नहीं कराती है। आवेशदर्शी केवल इतना बनाती है कि वस्तु उदासीन है या आवेशित है। तो उसको जानने से पहले इस गुणधर्म को, इस प्रयोग को एक बार दोहरा लेते हैं कि प्रयोग क्या करना है। रेशम के कपड़े से कांच को रगड़ देना है। जब कांच को रगड़ोगे तो पाओगे, घर पे कर सकते हो, ये ऐसी बात नहीं है, घर पे कांच का टुकड़ा आसानी से मिल जाता है। अन्ना मिले तो बाला फोला फोड़ लेना थोड़ी कांच वाली, और फिर
कांच को प्रतिकर्षण कराएंगे। हम लोग जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और रेशम के कपड़े से और बिल्ली की खाल से अलग अलग रगड़ेंगे तो उन दोनों में आकर्षण होगा। और यही गुणधर्म जो हमारा बताता है कि समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं तथा विपरीत आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। हम लोग आज तक रट्टा मारते रहे थे कि समान आवेश प्रतिकर्षण ही क्यों करते हैं, लेकिन जब ये प्रयोग कराया गया तो सिद्ध कर दिया गया कि समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, और जो समान आवेश में आते हैं वो प्लस और प्लस आते हैं, माइनस माइनस आते हैं, ठीक है। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं या फिर माइनस और प्लस हो सकते हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुका है। अब इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब आवेशदर्शी के बारे में जानने वाले हैं।